गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। इससे पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था वो था आप किस तरीके से कितनी आसानी से कोई भी एलिमेंट को लोकेट कर सकते हो पैरियोडिक टेबल के अंदर, चाहे वो ग्रुप के अंदर पता लगाना हो, पीरियड के अंदर पता लगाना हो, पूरा आपको उसका जो लोकेशन है वो पता लगा सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था और इवन एटॉमिक नंबर भी दे रखा है, तो उससे भी आप उसको फाइंड आउट है वो कर सकते हो। तो वो बिल्कुल आप स्किप मत कीजिएगा। और अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स पे जाने से पहले मैटर्स और नॉन मैटर्स होते क्या हैं। तो मैटर्स और नॉन मैटर्स वैसे तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है कि मैटर्स का जो कैरेक्टर होता है इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और नॉन मैटर्स क्या होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई ऐसा क्या होता है कि मैटर्स इतना इजीली इलेक्ट्रॉन से वो लूज कर देते हैं और नॉन मैटर्स है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो रखते हैं। तो वो भी हमें आज यहाँ पर पूरा इस वीडियो के अंदर है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो पहले हम देख लेते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर जैसे मैंने बताया कि जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। आप ये पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो कि मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हमें देखनी है यहाँ पर। और अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, इसका मतलब वहाँ पर वो सारे के सारे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो कैसे एलिमेंट्स होंगे, उनके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हम एक तरीके से यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वो सारे जो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो कैसे होंगे, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पर हम उनको क्या नाम दे सकते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो क्या होगा, वहाँ पर इंक्रीज है वो होगा। और कैसे होगा वो हमें यहाँ पर देखना है कि पूरी पैरियोडिक टेबल में अगर हम ग्रुप में अगर डाउन टू द ग्रुप जाते हैं या पीरियड में यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, क्या वेरिएशन देखने को मिलती है, वो सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे यहाँ पर। तो एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर हो गया। और हम यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि दीज एलिमेंट्स विथ मेटेलिक कैरेक्टर आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि मैंने बताया कि भाई चार्ज उनके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये तो अब पता होना चाहिए कि भाई जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इस वजह से हमने उसको नाम और क्या दे दिया, उनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो कहेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एलिमेंट्स विथ मेटेलिक कैरेक्टर आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। उनका नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और we can say these elements as electropositive elements। जो मेटल्स होंगे उनको हम एक नाम और दे सकते हैं कि वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है वो होंगे। तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट डिस्कस किए कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी, साथ ही साथ वहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वहाँ पर उन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और उन्हीं एलिमेंट्स को हम एक नाम और दे सकते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है वो बोल सकते हैं, जिनके अंदर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ट्रेंड्स की भाई यहाँ पर पूरे जो पैरियोडिक टेबल है अगर उसमें हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या वहाँ पर जो पीरियड है उसमें अगर हम वहाँ पर अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वहाँ पर क्या वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, वो हम यहाँ पर डिस्कस है वो कर लेते हैं मेटेलिक कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे वेरिएशन इन ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर वहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर में आपको क्या वेरिएशन है वो मिलेगा, वो हमें यहाँ पर पहले देखना है। अब यहाँ पर एक ग्रुप पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो आप कि जब भी हम
डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब है वो कर रखा है। तो वहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वहाँ पर जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली क्या कर पाएंगे, हम रिमूव है वो कर पाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ से बाहर है वो निकल जाएगा। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि डाउन टू द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से क्या होगा, वहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा और थोड़ी सी एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर है वो इजेक्ट है वो हो जाएगा। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करवाना, लूज करवाना क्या हो रहा है, ईजियर हो रहा है साइज बढ़ने के साथ में। तो वहां पर अगर साइज बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन हम इजीली निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रुप के अंदर डाउन टू द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज है वो हो रहा है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल भी ले लेंगे। यहाँ पर तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि भाई मैंने क्या बताया, डाउन टू द ग्रुप, मूविंग डाउन टू द ग्रुप, साइज इंक्रीज। पॉइंट वाइज चलेंगे हम। साइज इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, और साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है वहां पर, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं वहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज है वो हो जाएगा। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स है वहाँ पर लिए थे, तो हमने देखा था वहाँ पर लिथियम, सोडियम, हमने पोटेशियम जब देखा था तो वहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था कि वहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, वहाँ पर इंक्रीज है वो होते जा रहे हैं। पहले वहाँ पर हमने जैसे कि एल है वो देखा, फिर एम, फिर एन, इस तरीके से नंबर ऑफ शेल्स वहाँ पर इंक्रीज हो रहे थे। तो साइज भी क्या होगा, वहाँ पर इंक्रीज होगा। अब साइज इंक्रीज हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा वहाँ पर, कि जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने 2 एटम्स बना लिए, इस तरीके से थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं, तो वो इनके ऊपर अपना होल्ड है वो रखते हैं, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट है वो करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कम है, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा हुई तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वहाँ पर कम है वो हो जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे अभी तो आप लोग अपने मम्मी पापा के पास हैं, रह रहे हैं, और मतलब ऑब्वियसली बात है कि मम्मी कभी भी आकर रूम में है वो चेक कर सकते हैं कि भाई बच्चा क्या कर रहा है। और वही अगर कुछ बच्चे हैं, जब जो नॉटी बच्चों की बात बता रही हूँ, सारे बच्चों के लिए मतलब एक्सेप्शन यहाँ पर भी है केमिस्ट्री की तरह, कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, बट फिर भी जनरली जो बच्चों की आदत होती है कि जैसे ही वो बाहर पढ़ने के लिए गए तो वो अपने हिसाब से ही, मतलब ऐसा उनके ऊपर कोई एक पूरे टाइम है जैसे मम्मी वाला सैटेलाइट है वो नहीं लगा रहता, तो वो अपने हिसाब से कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है दूरी बढ़ने से वहाँ पर एक जो मम्मी का जो डर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि जैसे ही वहाँ पर डिस्टेंस बढ़ी तो अट्रैक्शन क्या हो गया, वहाँ पर कम है वो हो गया। तो अट्रैक्शन कम होने की वजह से यहाँ पर क्या है कि भाई बाहर से थोड़ी सी एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर हो गया। जैसे अगर आप बाहर पढ़ने गए, वहाँ पर आपके फ्रेंड ने मतलब आया घर पे या फ़ोन कॉल ही कर दिया कि भाई हाँ मैं इधर आया हूँ, तू भी इधर आ जा, तो वो 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा और सीधे वहीं वो पहुँच जाएंगे। और वही अगर कोई बच्चा जैसे घर में है और फिर अगर मम्मी घर पर है और फ़ोन आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपको जो जवाब मिलना है वो नहीं मिलना, कि कहीं नहीं जाना है, घर पर बैठ के पढ़ाई करो। तो वहाँ पर क्या है कि वो मम्मी वाला काम ज़्यादा, जो इफेक्ट है वो यहाँ पर न्यूक्लियस का है वो ज़्यादा रहेगा। इस वजह से क्या है कि ये चाह कर भी बाहर नहीं जा पाएगा, या फिर हम इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे, बहुत ज़्यादा फोर्स अगर हम डालें तब जाकर वहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल पाएगा। तो इस दोनों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर इतना होल्ड है वो नहीं है, यहाँ पर अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहा है, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, उतना वहाँ पर जो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने साइज के बेसिस पे देखा कि भाई अगर साइज अगर यहाँ पर छोटा है तो क्या होगा, यहाँ पर साइज छोटा होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर
न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइज अगर इंक्रीज हो गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर हम रिलेशन अगर फाइंड करना है तो हम क्या कहेंगे कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्स है। मतलब अगर यहाँ पर ये चीज़ अगर ज़्यादा हो गई तो ये चीज़ क्या हो गई, वहाँ पर कम हो गई। और अगर ये कम है तो ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच में जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, इन्वर्स आ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या हुआ, डाउन टू द ग्रुप जाने पर साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने की वजह से अब हम क्या कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सेकेंड पॉइंट, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज। तो यहाँ पर ये पूरे एग्जाम्पल्स जो मैंने लिए थे आपको समझाने के लिए लिए थे कि अगर 2 शेल हैं और 3 शेल हैं तो किस तरीके से वहाँ पर आप कह सकते हो कि भी किस तरीके से वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में चेंज आएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है तो वो अभी हमने यहाँ पर जाना, और फिर बाद में क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होने से टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इसकी वजह से क्या होगा, जितना ज़्यादा ईजियर होगा इलेक्ट्रॉन लूज करना उतना मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट की फॉर्म में हमने यहाँ पर पढ़ा कि किस तरीके से मेटेलिक कैरेक्टर एक ग्रुप के अंदर डाउन टू द ग्रुप जाने पर इंक्रीज है वो होता है। आपको भी इसी फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही लिखना है ताकि इजी हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में चीज़ें हैं वो क्लियर रहेगी। एग्जाम में घुमाने के लिए आपको मेटेलिक कैरेक्टर की जगह इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी दे रखा हो तो भी सेम चीज़ है, वहाँ पर वही चीज़ पूछी जा रही है जो मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, डाउन टू द ग्रुप जाने पर साइज है इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर हमने पूरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझा कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, और फिर बाद में डाउन टू द ग्रुप जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है और इसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर और वीकेंड से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, वहाँ पर इंक्रीज है वो होगा। हैं मेटेलिक कैरेक्टर की जो वेरिएशन है इन या अलॉन्ग लिखने में ज़्यादा बेटर होगा, अलॉन्ग पीरियड, एक पीरियड के अलॉन्ग वहाँ पर आपको क्या वेरिएशन है वो देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो इस पर जाने से पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पीरियड के अंदर जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ वहाँ पर डिक्रीज़ होता है। तो अलॉन्ग ए पीरियड, रीज़न भी हम देखेंगे यहाँ पर, अलॉन्ग ए पीरियड साइज़ डिक्रीजेस। अब साइज़ डिक्रीज़ क्यों होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है ये हम देख लेते हैं। तो जब भी एक पीरियड के अंदर हम इलेक्ट्रॉन हैं वो जैसे फिल होते हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर जैसे चेंज होता रहता है तो हर वहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज है वो होगा, +1 यूनिट से वैलेंस के इलेक्ट्रॉन से वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। और वहाँ पर जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मतलब जैसे बच्चों के दिमाग में रहता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कैसे हो रहा है वहाँ पर। तो थोड़ा सा मैं वापस बता देती हूँ क्योंकि एक बार मेरे से किसी बच्चे ने पूछा भी था। अगर यहाँ पर अगर हमने एग्जाम्पल लिया कोई भी, यहाँ पर जैसे सोडियम का एग्जाम्पल मैंने ले लिया तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है यहाँ पर 11, तो यहाँ पर क्या हो गए 11 हो गए प्रोटॉन्स। और अगर सोडियम ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ही हम बाहर बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर है वो रहेगा। अब यहाँ पर 11 जो प्रोटॉन्स हैं वो सबसे आउटर मोस्ट यहाँ पर क्या है जो वैलेंस शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ है वो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके रिस्पेक्ट में देखना होता है, अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में ही आपको देखना है और इन्हीं को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो 11 प्रोटॉन्स हैं वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट है वो कर रहे हैं। अब जैसे जैसे क्या होगा कि भाई हम लेफ़्ट टू राइट वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर वैलेंस के इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते रहेंगे, इंक्रीज है वो होते रहेंगे। तो वहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगा और है वो बढ़ता है वो रहेगा। अब जैसे कि हम यहाँ पर सोडियम से आगे मैग्नीशियम की तरफ गए, एल्यूमिनियम की तरफ गए तो वहाँ पर धीरे धीरे क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जाएंगे
जाएंगे तो वहाँ पर अट्रैक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज है वो होता जाएगा। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि साइज है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट वाले जो शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अट्रैक्शन की वजह से कहाँ खींचेंगे, अंदर की तरफ उनको विड्रॉ करेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे। इसकी वजह से साइज क्या होगा, स्मॉल है वो होता रहेगा जब भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्योंकि शेल तो इंक्रीज हो नहीं रहा, शेल वहाँ पर सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक ही मतलब शेल के अंदर भरते रहेंगे, बस वो +1 है वो इंक्रीज होते रहेंगे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो बढ़ता जाएगा वहाँ पर। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज है वो होता रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि जैसे कि मतलब जैसे जो क्वेश्चन ये था, जो एक बच्चे ने मेरे से एक बार पूछा था कि भी अगर वहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे हैं, नहीं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ वाले देखने हैं, आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने हैं। तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे वहाँ पर क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ गए, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ गए, तो वहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज है वो होगा। तो वहाँ पर ये अंदर की तरफ खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पर क्या होगा, साइज धीरे धीरे वहाँ पर स्मॉल है वो होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि भाई साइज है वो डिक्रीज हुआ, ये तो हमने पढ़ लिया। और ये चीज भी आप लोग लिख लेना, अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कहेंगे। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और भी कैन से जो प्रोटॉन की जगह आप चाहो तो न्यूक्लियस है वो लिख सकते हो, क्योंकि प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो उनके और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कहलाएगा वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर साइज डिक्रीज हुआ, साइज डिक्रीज होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। ये सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट वहाँ पर due to decrease in size effective nuclear charge increases। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो एक तरीके से हम कह सकते हैं न्यूक्लियस की होल्डिंग कैपेसिटी है वो वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस की होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली वहाँ पर लूज है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की है वो टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज है वो हो जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट पे आप क्या बता सकते हो कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो पीरियड है तो पीरियड के अंदर वहाँ पर क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम हो रहा है, साइज कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो रही है। इसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज है वो होगा। अब एक चीज़, छोटी सी चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, ये तो हमने पीरियड और जो ग्रुप्स है दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग कि जो मेटल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, तो उनके वैलेंस शेल में, मतलब जो अधिकतर जो मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जनरली 1, 2, 3 आपको मिलेंगे। तो मेटल्स जनरली हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, और जो वो इतना इजीली है वो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स तक वो इजीली क्या कर सकते हैं, लूज है वो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, मैग्नीशियम के अंदर 2 होता है, एल्यूमिनियम के अंदर है वो 3 होता है। तो ये 3 तक इलेक्ट्रॉन्स है वो जनरली क्या कर सकते हैं, लूज है वो कर सकते हैं। तो ये तो हमने सारा पढ़ा अबाउट मेटेलिक कैरेक्टर। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर। तो इसका जस्ट अपोजिट ही हमें यहाँ पर देखना होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो जैसे हमने वहाँ पर बताया था कि भाई मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो इनके अंदर टेंडेंसी क्या होगी, वहाँ पर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की।
इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होने की वजह से इनको हम क्या कह सकते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स जो शो करेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो उनको हम नाम क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी दे सकते हैं। उस कैरेक्टर को नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम यहाँ पर नाम है वो दे सकते हैं, या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी हम उसको नाम है वो दे सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर आगे हम लिखेंगे, दैट्स वाई नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। वहाँ जैसे हमने इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोला था, इनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो बोलेंगे। और इस कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, दिस कैरेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो बोल देंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनको हम कह सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोला था, वैसे ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम और क्या देखेंगे, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, एक पीरियड के अंदर है वो क्या चेंज हमको देखने को मिलेगा, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ जैसे कि मैंने अभी मेटल्स के रिस्पेक्ट में बताया था कि भाई उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2 3 होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो कि भाई इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, नॉन मेटल्स हैव 4 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 से लेकर 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं यहाँ पर नॉन मेटल्स के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर तो था कि भाई 1 से लेकर 3 तक होते हैं, यहाँ पर जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 से लेकर 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप के अंदर वहाँ पर आपको क्या चेंज देखने को मिलते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के अंदर। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हमें पॉइंट्स हैं वो देखने हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। अब जब हम ग्रुप की अगर बात करेंगे, ग्रुप में हम डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो साइज तो क्या होगा, बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा वहाँ पर। तो साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली है वो लूज करने की टेंडेंसी है वो बढ़ेगी। तो वहाँ पर जब लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, वहाँ पर डिक्रीज है वो हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ग्रुप के अंदर साइज डाउन टू द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप साइज इंक्रीज। इसकी वजह से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तभी कर पाएगा जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पर कम है तो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली है वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन को होल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और इसका सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक और हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज है वो हो जाएगा। तो इसी तरीके से फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही अगर आप लिखोगे, समझोगे तो आपको ईजी रहेगा इसको समझना और याद करना। तो इस तरीके से हमने ग्रुप के अलॉन्ग देखा कि भाई नॉन मेटल्स क्या है जिनके अंदर 4 से लेकर 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जनरली साइज है वो ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें तो इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी और वहाँ पर नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज है वो हो जाएंगे। अब वही अगर हम बात करें एक पीरियड के अंदर, तो पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या होगा कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं
पीरियड के अलॉन्ग अगर हम देखें तो वहाँ पर लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, डिक्रीज है वो होगा। अब साइज अगर डिक्रीज हो रहा है वहाँ पर तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है वहाँ पर, इंक्रीज है वो हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, रीज़न मैंने आपको बताया क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम शेल के अंदर है वो भरे जा रहे हैं। शेल का नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ वहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर बढ़ रहा है। होल्डिंग कैपेसिटी और वी कैन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच का अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है। तो जब भी आप ENC लिखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखो, तो वहाँ पर अगर आपको बहुत अच्छे से अगर याद रखना है तो आप चाहे तो वहाँ पर लिख सकते हो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का मतलब समझ जाओ, न्यूक्लियस में पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स है उनके बीच में, एंड या तो सीधे शॉर्ट में लिख दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पूरा नहीं लिखना पड़ेगा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, इतना लंबा नहीं लिखकर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज है वो हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी इंक्रीज हुई, इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हुआ, इंक्रीज है वो हो गया, कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया यहाँ पर कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम हुआ, ENC बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी है वो इंक्रीज हुई, और ये अगर इंक्रीज हुई तो इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, वहाँ पर इंक्रीज है वो हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के क्या है कि समझ में नहीं आएगा हमको कि भाई अभी हमने जो मेटल्स पढ़ा, नॉन मेटल्स पढ़ा, ग्रुप्स के अंदर पीरियड्स के अंदर क्या वेरिएशन आ रहा है, तो हम एग्जाम्पल लेकर है वो समझते हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैंने एग्जाम्पल लिया सेकेंड पीरियड का, सेकेंड पीरियड के अंदर जैसे कि हम ले लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नियॉन को मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि नोबल गैस है। अब यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो हम ये मैंने लिखा सेकेंड पीरियड, ये हो गया सेकेंड पीरियड। अब मैंने अभी आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो वहाँ पर साइज क्या होगा, इंक्रीज, मतलब साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा वहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल के अंदर है वो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, तो इलेक्ट्रॉन्स है वो L में ही जा रहे हैं, आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स है वो L के अंदर, लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सबके अंदर आपको किस में दिखेगा, L के अंदर ही दिखेगा। तो L तो हमारा क्या है, सेम है, शेल रिमेन्स सेम, जो शेल है वो सेम रह रहा है, और साइज क्या हो रहा है वहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन ENC। ENC बढ़ने से वहाँ पर साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और इसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो बढ़ेगी, ये हमको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें इसके रिस्पेक्ट में तो वहाँ पर क्या होगा कि ये तो होगा मैटर, ये होगा मैटर, क्योंकि लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो धीरे 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 क्या होगा, इंक्रीज है वो होता जाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, नॉन मेटल्स है वो होंगे, ये सारे हो गए नॉन मेटल्स, ये सारे हो जाएंगे हमारे नॉन मेटल्स। तो ये तो हो गया लेफ्ट साइड, और ये क्या हो गया हमारा राइट साइड, लेफ्ट और ये राइट। राइट साइड के अंदर पूरी पीरियोडिक टेबल ने जिन बच्चों को पता है अच्छे से प्लेसमेंट क्या है, तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो जो मेटल्स हैं वो सारे के सारे कहाँ हैं, वहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर है, और जो नॉन मेटल्स है वो एक्सट्रीम राइट साइड के अंदर आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ईजी एग्जाम्पल हमने लिया है। अब हम एक ग्रुप का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि ग्रुप के अंदर वहाँ पर किस तरीके से वेरिएशन है वो देखने को मिलता है वहाँ पर, कि ग्रुप के अंदर अगर हम डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं वहाँ पर तो किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज है वो आ रहा है।
तो अगर हमने जैसे 14 ग्रुप का एग्जाम्पल लिया, अब यहाँ पर 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और यहाँ पर लेड और टिन, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए एग्जाम्पल्स, बस एग्जाम्पल मतलब एलिमेंट्स इनके लिख दिए यहाँ पर। तो ये ऊपर वाला तो होगा नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, ये है मेटलॉइड। अब ये मेटलॉइड मैंने अभी तक बताया नहीं है आप लोगों को, इसके जस्ट बाद में लेने वाली हूँ मैं। अब ये हो जाएंगे हमारे मेटल्स। तो डाउन टू द ग्रुप जाने पर वहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज है वो हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, डाउन टू द ग्रुप गए हम, ये ग्रुप है, ग्रुप के अंदर हमें डाउन टू द ग्रुप जाना है। तो सबसे ऊपर जो आपको दिखेंगे वहाँ पर, तो उसके अंदर वो भी मैं राइट साइड के, जैसे 14 ग्रुप मैंने एग्जांपल लिया जो राइट साइड के अंदर है, तो वहाँ पर ऊपर की तरफ हमें क्या दिखा है, यहाँ पर कार्बन दिख रहा है जो कि नॉन मेटल है, और फिर बीच में मेटलॉइड्स आ गए, फिर नीचे की तरफ क्या आ गए, मेटल्स है वो आ गए। पर अगर आप फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप रहते हो तो वहाँ पर भी अगर आप कंपेयर करके देखो तो डाउन टू द ग्रुप जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इंक्रीज है वो होंगी, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो बढ़ती जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो फर्स्ट ग्रुप का जो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो हाइड्रोजन को मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो यहाँ पर अगर हम डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो फ्रेंशियम को हम कंसिडर है वो नहीं करते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, फास्टेस्ट टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन लूज वो किसकी होगी, सीजियम की है वो होगी। सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर पाएगा, वहाँ पर सीजियम है वो कर पाएगा। तो हमने देखा कि भाई डाउन टू द ग्रुप जाने पर मेटेलिक जो कैरेक्टर है वो हमेशा इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, थोड़ा सा वहाँ पर एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन है वो इजीली क्या कर देगा, लूज है वो कर देगा। तो ये सारा हमने देखा, मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टीज में क्या होगा या नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज में एक पीरियड के अलॉन्ग है वो क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं वो हमने सारे देखे पीरियड के अलॉन्ग और वहाँ पर ग्रुप के अलॉन्ग। अब एक ये जो एक मैंने वर्ड लिखा था मेटलॉइड्स, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, या जिसको हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं, सेमी मेटल्स, मेटल्स और मेटलॉइड, ये क्या होते हैं। तो सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स का मतलब है विच हैव एलिमेंट्स विच हैव which have properties of both metals and non-metals are known as मेटलॉइड। उनको हम क्या कहेंगे, मेटलॉइड्स है वो कहेंगे, या फिर उनको हम क्या कहेंगे, सेमी मेटल्स है वो नाम देंगे यहाँ पर। तो जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मतलब मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करेंगे और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। आगे हायर क्लासेस में आपको बहुत समझ में आ जाएगी इजीली। अभी थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता जाता है वैसे वैसे उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज है वो एक्टिवेट होती जाती है। लो टेम्परेचर पे जनरली दे बिहेव लाइक नॉन मेटल, पर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वहाँ पर तो वो मेटल्स की तरह है वो शो करते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से पूरी पेरियोडिक टेबल में हम उनको वहाँ पर डिवाइड है वो कर सकते हैं, या हम कैसे उनको फाइंड कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो मेटलॉइड्स होते हैं वो एक जिगजैग लाइन के थ्रू, इस तरीके से आपको एक जिगजैग लाइन है वो दिखेगी, जो इस तरीके से जो स्टेट्स के अंदर जो इस तरीके से जो चलती हैं। तो जिगजैग जो लाइन है वो क्या करती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करने का काम है वो करती है। और ये जो जिगजैग लाइन, मतलब जो बॉर्डर लाइन वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ पर मेटलॉइड्स है वो होंगे। ये तो हो गए मेटलॉइड्स जिगजैग लाइन के ऊपर। इधर की लेफ्ट तरफ तो हो गए वहाँ पर मेटल्स, राइट साइड में हो गए
नॉन मेटल्स और जो जिगजैग लाइन, जो सेपरेटिंग लाइन है, जो बॉर्डर लाइन है, वो किसकी बनी हुई होगी? मेटलॉइड्स की बनी हुई होगी। तो वहाँ पर जो सेपरेटिंग लाइन है, बॉर्डर लाइन है, उसमें दोनों के कैरेक्टर्स होंगे, मेटल्स के भी होंगे और वहाँ पर नॉन मेटल्स के भी होंगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और उसके बाद में आएगा एंटीमनी। एंटीमनी के बाद में यहाँ पर आ जाएगा टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको माना गया है मेटलॉइड्स, मतलब वो वहाँ पर दोनों की प्रॉपर्टीज़ है वो शो है, वो करते हैं, मतलब मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होगी, साथ ही साथ वहाँ पर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी इनके अंदर है वो प्रेजेंट होंगी। तो इनमें से ये जो एलिमेंट्स हैं उनको वो ये क्या करते हैं, सेपरेटिंग लाइन है वो बनाते हैं, बॉर्डर लाइन बनाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट है वो करने के लिए। तो ये था आज का टॉपिक। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि भाई मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है और पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ किनको प्लेस है वो किया गया है, डाउन टू द ग्रुप जाने पर या लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रॉपर्टीज़ में किस तरीके से इनके चेंज है वो आता है।